हेलो फ्रेंड्स, मैं अमन बांसल आप सभी का स्वागत करता हूं। उम्मीद है कि आप सेहतमंद स्वस्थ होंगे और अपने एग्ज़ाम की बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। जैसे कि हमारा यूजीसी का एग्ज़ाम है 18 जून को कंडक्ट होने वाला है और उसमें ऑफलाइन एग्ज़ाम कंडक्ट होगा। उससे पहले जितनी भी बार एग्ज़ाम हुआ 3-4 ईयर्स बैक, कोविड के बाद 2018 के अंदर ऑनलाइन शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ है, लेकिन अभी जो एग्ज़ाम है ऑफलाइन पैटर्न में होगा, जिसमें बबल शॉट्स को क्या करना पड़ेगा, फिल करना पड़ेगा। और जो हमारी एकेडमी की तरफ से, इंस्टीट्यूशन की तरफ से जो सर्विसेज आपको दी जा रही हैं, दैट इज़ रिलेटेड टू दी क्रिस्प सेशंस। उसमें हम मार्केटिंग को कवर कर चुके हैं 2-3 सेशंस के अंदर। उसी के साथ बिजनेस स्टैट्स को, कॉमर्स का कोर्स साथ ही साथ चल रहा है, जिसको आप वीडियो सेक्शन के अंदर जाकर अच्छे से देख सकते हैं। और बहुत सारे बच्चों के बहुत अच्छे अच्छे रिव्यू और अच्छे अच्छे फीडबैक उसमें आए हैं रिलेटेड टू दी क्वेश्चंस, रिलेटेड टू दी जो हमने स्निपेट्स के थ्रू आपको स्टडी करवाया है। और उसी के साथ साथ आज जो हमारा सेशन शुरू होने वाला है, जैसे कि आप सभी देख पा रहे हैं, जो हमारा आज का सेशन है दैट इज़ रिलेटेड टू दी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। मैंने टोटल कॉमन टॉपिक्स लिए हैं। बिजनेस मैनेजमेंट आपको पढ़ा चुका हूं मैं, उसी के साथ साथ मार्केटिंग आपको स्टडी करवा चुका हूं। जो थर्ड टॉपिक है हमारा दैट इज ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। अगर हम तीनों टॉपिक्स की बात करें, तीनों टॉपिक्स जो हमारे हैं, अगर कॉमर्स सेक्शन वाइज हम इसमें बात करें तो यहाँ पर 20 क्वेश्चंस आप मान सकते हैं इन तीनों पैटर्न्स में, तीनों एग्जाम में से। कौन कौन सा? जो टॉपिक है हमारा बिजनेस मैनेजमेंट है, मार्केटिंग है और एचआरएम है। अगर हम मैनेजमेंट वाली साइड चलें, कॉमर्स वाली की जगह अगर हम मैनेजमेंट वाली साइड जा रहे हैं, तो बिजनेस मैनेजमेंट जो है, जो बच्चे कहते हैं कि सर ये तो बड़े अच्छे से आता है, तो ऐसे चुटकी बजा के सॉल्व कर देंगे, उसमें 7 to 8 क्वेश्चंस का उम्मीद रहता है। उसी के साथ जो एचआरएम है, ये मान के चलिए कि 10 क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे। कॉमर्स और मैनेजमेंट में तीनों टॉपिक कॉमन तो हैं, लेकिन इसकी जो वेटेज है वो वेरी करती है। अब उसमें वेरीज करेगा, तो वो डिपेंड करेगा कि आपका पैटर्न क्या है एग्जाम का, कॉमर्स में आपने चूज किया या मैनेजमेंट में। अब ये नहीं सोचना कि अरे सर मेरे वाले में ज़्यादा आ जाते तो मैं ज़्यादा स्कोर कर लेता, लेकिन आपके कुछ सब्जेक्ट्स डिफरेंट हैं। उसी के साथ जो हमारे पास मार्केटिंग बच गया, अब मार्केटिंग में थोड़ा सा इंटरनेशनल ऐड हो जाता है, सबसे मार्केटिंग ऐड हो जाता है, उसमें भी 10 क्वेश्चन है। तो आप मान के चलिए कि 25+ का जो सेट है हमारा पेपर 2 का, उसको हम आज कवर कर लेंगे, HRM1, HRM2। और उसको आपने क्वेश्चन वाइज देखना है, कंसेप्ट वाइज देखना। और हम 15 क्वेश्चन कर रहे हैं, जैसे कि आप सभी को मालूम है, हम 15 क्वेश्चंस को कवर कर रहे हैं हर एक सेट के अंदर। जितने बच्चे ओल्ड हैं, अगर न्यू हैं, तो उसमें कुछ कंडीशंस को देख लीजिए, जो हमारी क्लास की कुछ कंडीशंस हैं, जिसके कंडीशंस रिलेटेड टू योर क्वालिफिकेशन ऑफ एग्जाम। अब उसमें 15 जो क्वेश्चंस की हम प्रैक्टिस करते हैं, उसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को लिया जाता है और साथ ही साथ उसके बहुत सारे स्निपेट्स एक ही स्लाइड के अंदर आपको मैं समझा देता हूँ कि ये ऐसा है। 4 ऑप्शंस को हम माइनस करते हैं कि ये तीनों ऑप्शन नहीं आनी थी, यही एक वाली ऑप्शन आनी थी। हाँ जी, समझ गए इतनी बात कि नहीं समझे? उसके बाद इन्हीं क्वेश्चंस के साथ मैं ये भी बताता हूं कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्यों बन गया, क्योंकि जो उसमें हम कुछ वर्ड्स को अंडरलाइन करेंगे, इसी को मैं बोलता हूं दैट इज द क्रिस्प ऑफ द एग्जाम। अगर आप ये फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, ये आपको सुनना जरूरी है, नोट करना भी जरूरी है। जो अगर हमने 28 क्वेश्चंस की बात करी है, दैट इज रिलेटेड टू दी मैनेजमेंट, रिलेटेड टू दी मार्केटिंग एंड रिलेटेड टू दी एचआरएम। इसके कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनको आपको ध्यान में रखना है, जिनके बिना एग्जाम कंप्लीट नहीं होगा। जब से यूजीसी हो रहा है, उस पैटर्न को हमेशा फॉलो किया गया है। ये नहीं मैं कह रहा कि जो क्वेश्चन यहाँ पूछा गया वही अब हो जाएगा, तो अच्छी बात है, इतने सालों का एक्सपीरियंस है, लेकिन काफी बार आया भी है। बट मैं ये कह रहा हूं कि जो फॉर्मेशन है, जिस वर्ड को अंडरलाइन कर दिया, जैसे कि ये है, अब पोर्टर लॉलर मॉडल है, अब ब्रूम एक्सपेक्टेंसी है, XY है, एडम्स गिटी थ्योरी है, जस्ट एन एग्जांपल। अब इनमें से एक थ्योरी वहां पर जरूर रहेगी, दैट इज रिलेटेड टू द मोटिवेशन। आप उसको ओबी का पार्ट भी काउंट कर सकते हैं, कुछ इसको ओबी में काउंट करते हैं कमर्स वाइज, कुछ इसको एचआरएम में काउंट करते हैं। तो इसीलिए मैंने आपको बताया कि जो आप
मैनेजमेंट है वो 28 को पूरा कर रहा है, लेकिन कॉमर्स वाले जो बच्चे हैं वो इसमें एचआरएम को भी कवर करेंगे और इसमें ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर को भी कवर करेंगे। इतने बेसिक पॉइंट्स को हमने यहाँ पर कवर किया है कि कैसे हम स्टडी कर रहे हैं, कौन कौन से क्वेश्चंस हैं, कौन कौन से वर्ड्स इंपॉर्टेंट है। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, अब जो थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा, कि अगर आप फर्स्ट टाइम सेशन के अंदर हैं, अगर आप जानते हैं सारी चीज़ें, आपने लिस्ट बना ली होगी, बिल्कुल जी बना ली होगी। कॉपी के अंदर 1 से लेके 15 तक मार्क करना है आपने, कि सर क्वेश्चन पूछेंगे, ये वाला क्वेश्चन मैंने दिखा दिया, आपको मार्क हो जाना चाहिए था। कर लिया आपने? अगर नहीं किया तो 1 से 15 तक आप उसको मार्कअप करिए, साथ ही ऑप्शन डालिए। क्योंकि बच्चे कहते हैं अरे सर एचआरएम करा रहे हो, ये तो सर ऐसे बाएं हाथ का खेल है, ऐसे ही कर देंगे, तो नहीं करिए फिर ऐसे, अगर ऐसे ही कर देंगे तो। क्योंकि जो वर्ड्स हैं, जो थ्योरीज हैं, ये आपकी ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन के हिसाब से नहीं है। जब से एचआरएम वर्ड आया है इस इंडस्ट्री के अंदर, इस एग्जाम के अंदर, तब से ही थ्योरीज पूछी जाएंगी, उन्हीं को हम यहाँ पर आज फोकस करेंगे। तो आपने सारी चीज़ें अच्छे समझ ली हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन रीड करिए, मोटिवेशन फोर्स और लेवल ऑफ एफर्ट इज नॉट। जो फर्स्ट टाइम है बच्चे, इस पॉइंट को समझिए। आज फर्स्ट क्वेश्चन ही, अगर आप सीरीज वाइज इस बात के बारे में सोचें कि अमन सर सीरीज का बता रहे हैं, इस सीरीज में देखिए आज फर्स्ट क्वेश्चन ही नॉट वाला है। बहुत सारे एग्जाम्स में क्वेश्चन नॉट वाली फॉर्मेशन में पूछा जाता है, हम यहाँ से यस फॉर्मेशन में चले जाते हैं। बुक्स का नाम नहीं लूंगा, अलग अलग पब्लिकेशन की बुक्स हैं जिसमें बहुत सारे क्वेश्चन नॉट वाले होते नहीं हैं, लेकिन एग्जाम में होते हैं। इसीलिए फर्स्ट पॉइंट आपके लिए चूज किया गया। पोर्टर्स मॉडल है, ब्रूम्स एक्सपेक्टेंसी थ्योरी है, मैकग्रेगर की एक्स वाई थ्योरी। अब कई बार मैकग्रेगर नहीं दिया जाएगा, सिर्फ आपको एक्स और वाई दिया जाएगा, कंफ्यूज नहीं होना है। एडम्स इक्विटी थ्योरी नॉट पूछा, जहां पर मोटिवेशन की बात नहीं होती। जो पॉटर थे, जैसे को पॉटर जेनरिक मॉडल कहते हैं, माइकल पॉटर वही हैं, ये सब जगह घूम के आए हैं सभी लोग। लॉलर मॉडल, अब इन्होंने इसके रिगार्डिंग कोई बात नहीं की थी। कैसे नहीं बात करी थी, देखिए ये हमेशा एक बात करते थे, अगर परफॉर्मेंस एकम्प्लिशमेंट होना चाहिए तो उसमें दो ही वर्ड इंपॉर्टेंट हैं। कौन से? एक मोटिवेशन है इंट्रिंसिक, दूसरी है एक्सट्रिंसिक। आई एन की आपको अंदर से मोटिवेशन है कि एग्जाम क्वालिफाई करना है। अगर ये पॉइंट्स कवर हो गए तो मेरा एग्जाम बिल्कुल क्वालिफाई हो जाएगा, कोई डाउट ही नहीं है इसमें। एक्सट्रिंसिक, बाहर से देखा, अरे यार इसका यूजीसी क्वालिफाइड, इसका जेआरएफ है, ये डॉक्टर है, यहाँ हम जा सकते हैं। एक तो बड़ा परेशान हूं मैं इस बात से कि बहुत सारे बच्चे क्वालिफाई कर लेते हैं, तो वो वीडियो के पता क्या बना देते हैं, अच्छा एग्ज़ाम से पहले असिस्टेंट प्रोफेसर ये था, एग्ज़ाम के बाद ये फ्री, मतलब कुछ बनने के बाद भी उन्होंने नेगेटिविटी डाल दी उसमें। तो वो आप नहीं कर पाए तो फिर उसमें क्या, अब सारे लोग क्रिकेट क्या नहीं खेलते, खेलते हैं। अब वो ये सोचते हैं कि 11 में जाएंगे, T20 वर्ल्ड कप हो रहा है, तो उसमें क्या देश नहीं देखेगा? क्या देश उसमें खेलना नहीं सीखेगा? क्या सचिन जी को देखे, क्या बाकी सब लोगों ने नहीं देखा? सचिन ने कपिल देव जी को, सुनील गावस्कर, बहुत सारे लोगों को देखा, डॉन ब्रैडमैन को। तो इस तरीके से है, एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन भी हो सकता है। तो मैं चाहूंगा कि आप पॉजिटिव ही फॉलो फॉलो करें जो सोसाइटी में दिया जा रहा है, उसके बाद सेटिस्फाई हो जाएंगे और हमें वैल्यू मिल जाएगा जिस मॉडल में। या फिर अगर एफर्ट कुछ कर रहे हैं तो इसमें करते करते कुछ इक्विटेबल रिवॉर्ड्स भी मिलेंगे, कुछ अलग अलग एबिलिटी भी होगी सब काम करने के लिए, और इसमें कुछ परसेप्शन भी चाहिए होगी, और उसी के साथ कुछ परसीव्ड एफर्ट होगा। हम मानेंगे अच्छा, अब कई बच्चे तो ये सोचते हैं कि यार यूजीसी क्लियर करेंगे तो कॉल आएगा कॉलेज से, हेलो सर रेड कारपेट बिछा दिया है, गाड़ी आ रही है बीएमडब्ल्यू, बैठी और आ जाइए। ऐसा भी नहीं है, आपको अपने आप को झोंकना पड़ेगा, बहुत अच्छे से मेहनत करनी पड़ेगी, फिर जाके आप यूजीसी क्वालिफाई करने के बाद, मैं इससे क्वालिफाई करने के बाद का बता रहा हूँ, ये नहीं कि आप बैठे हैं क्वालिफाई हो गया सब तरह से कॉल आना शुरू हो गया, ऐसा कुछ नहीं है उसमें। सो सेकंड क्वेश्चन, कस्टमर ओरिएंटेशन, एम्प्लॉय पॉलिसीज, और आगे वाला तो देखने की जरूरत नहीं है, क्या देखना हमने, यही वाला पॉइंट देखना है कि ऑर्गेनाइजेशन कल्चर क्या है। ये भी मैं आपको बता चुका हूं कि ये बहुत सारे एक्स्ट्रा वर्डिंग्स वहां रहेंगी, सिर्फ कुछ वर्ड्स को चूज करना है, क्योंकि 180 मिनट्स हैं, 150 हमारे पास क्वेश्चंस होंगे, पेपर 1 पेपर 2 मिला के। कस्टमर ओरिएंटेशन है, पॉलिसीज हैं, मोटिवेटिंग स्टाइल्स है, ओरिएंटेशन हो गया, प्रोडक्ट सर्विसेज होगी, कॉम्पिटिटर्स हो गए, ग्रेटिट्यूड हो गया। और यही बात मैं कल आपसे कह रहा था
कि चारों की चारों ऑप्शंस को चेक करके देखिएगा कि क्या मैच कर रही है। लेकिन इवेंट्स पूछा गया, कौन कौन सा इवेंट हमारे लिए जरूरी है। क्या ट्रेड यूनियन की बात आएगी, रूल एम्बिग्यूटी की आएगी, क्योंकि 3 ऑप्शन में ये दिया हुआ है, ये प्लस माइनस में आपने देखना है बिल्कुल। तो हमारे पास यहीं से आपको देख लेना चाहिए कि ऑर्गेनाइजेशन कल्चर में अगर रोल एम्बिग्यूटीज हो गई तो वहां पर ऑर्गेनाइजेशन कल्चर नहीं है, वहां पर डिस्प्यूट होगा, क्लाइमेट गड़बड़ हो जाएगा। दैट इज नॉट द पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन कल्चर। डेफिनेटली ग्रेटिट्यूड रहेगा हमारा नेशन के प्रति, जो भी ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है, प्रोडक्ट सर्विसेज सोसाइटी के लिए हैं, और डेफिनेटली अलग अलग स्टाइल्स होंगे, और उसी के साथ ओरिएंटेशन और हमारी जो पॉलिसीज हैं वो उनकी भलाई के लिए होंगी। तो डी इज द करेक्ट वन। तो एम्बिग्यूटीज वाला और ट्रेड यूनियन पॉलिसीज यहाँ पर नहीं रहेंगी। और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं रिकग्निशन क्या है, एम्प्लॉय वॉइसेस क्या हैं, लीडर्स कल्चर है, टीम मेंबर्स हैं, पर्सनलाइज है, कीप कल्चर माइंड फ्रॉम डे वन, फोकस ऑन लर्निंग एंड डेवलपमेंट, कंपनी वैल्यूज। देखिए जी, कहीं पर कोई ऐसी बात है जो हमने यहाँ पर स्टडी नहीं करी, यही वाली बात है। रोल एम्बिग्यूटीज और ट्रेड यूनियन के रिगार्डिंग कुछ भी बात वहाँ पर नहीं होगी। अब प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, उसके अंदर कोई भी ऐसा पार्टीबाजी वाला कोई काम नहीं होता। ये सिर्फ पंजाब यूनिवर्सिटी, दिल्ली जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी, यहाँ पर अलग अलग संघ बन जाते हैं, बच्चों के क्लब्स बन जाते हैं, लेकिन प्राइवेट में इस तरीका का कोई भी खेल नहीं होता। क्लियर? थर्ड क्वेश्चन, अब ब्रेनस्टॉर्मिंग है, इसके रिगार्डिंग जल्दी नोट करिए, ब्रेनस्टॉर्मिंग इसी के रिगार्डिंग इसी 2023 में जो क्वेश्चन पूछा गया था हमें, वो पूछा गया था 2023 के अंदर। दैट इज फादर ऑफ ब्रेनस्टॉर्मिंग, ऑसबॉर्न जी, ऑसबॉर्न। ऐसे ही ब्रेनस्टॉर्मिंग का पार्ट रहेगा माइंड मैपिंग। जल्दी जल्दी लिखते चलिए, ये तो बस साथ ही साथ है जो पॉइंट एग्जाम में हमारे पास आए हुए हैं। माइंड मैपिंग, माइंड मैपिंग के जो फादर हैं वो कौन है? टोनी बुज़ैन। टोनी बुज़ैन है जी फादर। माइंड मैपिंग टोनी बुज़ैन, ऑसबॉर्न, ब्रेनस्टॉर्मिंग। लेकिन जो ब्रेनस्टॉर्मिंग है, नंबर ऑफ आइडियाज हम बातचीत करते रहते जब तक कोई एग्जॉस्ट ना हो जाए आइडिया। डिमांड जनरेशन ऑफ नंबर ऑफ अल्टरनेटिव्स टू ए प्रॉब्लम, पार्टिसिपेंट्स generate many alternative possible, evaluating them in brainstorming session without out वाला नेगेटिव वर्ड है, देखिए ध्यान से क्या एक्सप्लेनेशन हो रही है नहीं हो रही। और इसी के साथ यहाँ पर एक पॉइंट और लिखना आपने कि हम यहाँ पर अगर प्रोज की बात कर रहे हैं, अगर हम कॉन्स की बात कर रहे हैं, हम किसी की डिसरिस्पेक्ट नहीं करेंगे, हम कहेंगे नहीं तुमसे बात नहीं करनी ऐसे, क्योंकि हमने उसको इनवाइट किया है कि आइए भैया बताइए क्या हो सकता है, क्या पॉजिटिविटी हो सकती है। अब यहाँ पर मैं खड़े होकर आपको बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ टैब करके कि ऐसे होगा, ये आगा, अगर मैं यहाँ से वही बाकी की तरह ऐसे कुछ नहीं होता जी, नेगेटिविटी, कईयों का काम ही नेगेटिविटी प्रमोट करना है, कईयों का काम ही पॉजिटिविटी प्रमोट करना है। तो दैट वॉज द माइंड बॉगलिंग सेशन। सो वॉट वी हैव इज द मैनी अल्टरनेटिव एज पॉसिबल विद दी। अब उसको एवेल्युएट नहीं करेंगे, क्योंकि हम वहां पर प्रोज कॉन्स लिख लेंगे कि ऐसे है, किसी को हम नेगेटिव आउटपुट नहीं देंगे कि ये नहीं है, हम अपने पास लिख लेंगे इसने ये आइडिया बताया था, इसने ये बताया था, जब तक उसको वैल्यूएशन में नहीं डालेंगे, बिल्कुल एंड में जब अप्लाई करेंगे तब करेंगे। सो दिस इज माइंड मैपिंग, रिवर्स थिंकिंग वी हैव, कोलैबोरेटिव ब्रेनस्टॉर्मिंग, एनालॉगस थिंकिंग, यहाँ पर वही एनालॉगी कंपैरिजन, रोल प्ले, और वी कैन से रैंडम वर्ड एसोसिएशन। ये एक ब्रेनस्टॉर्मिंग टेक्निक है, इनका मैं आपको बता चुका हूँ, टोनी बुज़ैन और ऑसबॉर्न जो थे फादर ऑफ ब्रेनस्टॉर्मिंग। नेक्स्ट, एटीट्यूड बेस्ड ऑन बिलीफ। अब आ जाइए, कॉग्निशन की बात हो रही है, ओपिनियन, नॉलेज अबाउट दी पर्टिकुलर इवेंट। अब ये मेन बेसिक वर्ड्स हैं। अब बिलीफ है, अभी पता ही है विश्वास बनता कैसे है, कॉग्निशन से बनना, कुछ और चीज चाहिए ही नहीं इसमें। हमारे पास ये 3 है, ओपिनियन, नॉलेज। अब ये हमेशा ही हमारे साथ जुड़ा किसके साथ हुआ है? कॉग्निशन के साथ। और ये भी मैं आपके लिए फाइनल करना चाहूंगा, बहुत सारी वीडियोस आपके लिए इसमें पेपर 2 में डाली है मैंने, उसमें कुछ वर्ड्स डेट वाइज डाला है, तो कॉग्निशन के साथ भी एग्जाम फिर कंप्लीट होगा जी, कॉग्निशन भी
आपके लिए रहेगा वहां पर। कॉग्निशन वर्ड के साथ वो चेक करना है कि क्या टीचिंग में पूछा जा रहा है, क्या कॉग्निटिव वाइज पूछा जा रहा है, क्या कंस्ट्रक्टिविज्म पूछा जा रहा है। कॉग्निशन आपके एग्जाम में जरूर रहेगा, तो ये कॉग्निटिव है। और ये सारी की सारी इररेलीवेंट। अफेक्टिव इट्स विद दी फीलिंग्स, अगर लिखना है लिख सकते हैं। इट इज रिलेटेड विद दी ब्लूम्स टैक्सोनॉमी। बिहेवियर फिर हमारे उसी फीलिंग के साथ हमारा ऐड हो जाता है। और पॉजिटिव एटीट्यूड तो हमें हमेशा बना के रखना, वो हमारा बिहेवियर है। सबसे पहले बिलीफ वैल्यूज हमारी यहाँ पर बनेंगी कॉग्निशन में। अब यहाँ पर एक एक्स्ट्रा पॉइंट नोट कर लीजिए, दैट इज रिलेटेड टू द ब्लूम टैक्सोनॉमी। ब्लूम भी इसी का पार्ट है। इसी के साथ साथ शॉर्टकट वाइज आपको मैं पढ़ा रहा हूँ और इसमें ये जरूर आएगा आपको। अब ये भी मैं आपको यहीं ऑन रिकॉर्ड ही बता रहा हूँ, सीधा बस शॉर्टकट है, मेमोनिक्स है। KCSSE, KCAASE, ये पहले था, उनके स्टूडेंट थे, उन्होंने बाद में सारी चीजें बताई, करते करते उसमें चेंजेस आई। RUAAEC। अब बिल्कुल लेमैन लैंग्वेज में ध्यान से सुनिए, इसको मैं बोल रहा हूं रुई कॉटन। रुई कॉटन बन गया जी। और ये भी मैंने आपको डेट इज दिस इज 5, अब इसमें कॉपीराइट तो नहीं है, 28 वही है। तो ये आपको आज बता दिया रुई कॉटन। और ये पहले हमारे पास ब्लूम टैक्सोनॉमी थी, इसी के ऊपर था। नॉलेज है, कॉम्प्रीहेंड है, उसको हम एनालाइज कर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं, सिंथेसाइज कर रहे हैं, और उसके बाद उसको क्या कर रहे हैं, इवेल्युएट कर रहे हैं। ये पहले था 1956 में। उसके बाद 2000 में रिमेंबरिंग हो गया, अंडरस्टैंडिंग हो गया, फिर उसको एनालाइज किया, अप्लाई किया, एवेल्युएट किया। लेकिन यहाँ पर जो सी हो गया, दैट इज दी क्रिएटिव। एंड दिस इज जो स्टाइल आपको बताया, ये भी एक क्रिएशन क्लास में ही किया गया है। ये नहीं कोई किसी ने यूट्यूब पे बता दिया कि अमन बंसल जी आए और सामने देखा, अरे यार ये तो कोई और बता रहा, ब्लूम टैक्सोनॉमी ऐसे ही कर लेते हैं। ऐसा नहीं है, ये क्लास की अंदर ही ओरिजिन किया गया मेथड है, दैट इज मेमोनिक्स गिवन बाय जेरार्ड मिलर। ये भी आप साथ में नोट कर सकते हैं कि छोटे से शॉर्टकट जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, इस तरीके से समझे भैया। KCAASC है ना, KC ऐसे ही है, मतलब इस तरीके से। जैसे KC कोई ग्रुप बोल सकते हैं, केस ऐसे ही है, इस तरीके से आपको याद रखना है, सो दैट कि आप वहां भूले नहीं। नहीं तो फिर पन्ना उठाना पड़ेगा, उसको पलटना पड़ेगा, इतना किसके पास है। ओके। और अच्छा, ये तो बिल्कुल एंड पे ही पहुंच गया, कोई बात नहीं, कई बार बुरा मान जाता है। चलते हैं, हमारे पास यहाँ पर पहुंच गए। अच्छा, होमवर्क भी ले आया सीधे सीधे ये हमें। चलिए जी, ये 4th हम कंप्लीट कर चुके हैं। और यहाँ पर ये आपके लिए था कॉग्निटिव जो ट्रायड था, इसको भी आप देख सकते हैं, नेगेटिव व्यूज अबाउट द वर्ल्ड, की क्या बाहर चीजें नेगेटिव चल रही हैं। नेगेटिव व्यूज अबाउट वन सेल्फ एंड व्यूज अबाउट द फ्यूचर, इसको ओवर थिंकिंग में गड़बड़ कहते हैं। नाउ डोनाल्ड किर्कपैट्रिक मॉडल, उसमें ट्रेनिंग प्रोग्राम के बारे में देखना है। ये बस आप भूल जाइए, जब यहाँ बात हो रही है तो बस, जब डोनाल्ड की बात हो रही है, किर्कपैट्रिक की बात हो रही है, उन्होंने ट्रेनिंग्स के बारे में बताया था। रिजल्ट है, रिएक्शन है, लर्निंग है या बिहेवियर है, उसमें कौन कौन से पॉइंट आपके लिए रहेंगे। बस 4 लेवल्स के बारे में बताना है और उसमें एवेल्युएटेड बताना है किस किस लेवल पे ये जाएगा। सो व्हाट वी हैव इज दी, कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, बिहेवियर को देखेंगे। बिहेवियरिज्म, बिहेवियरिज्म सबसे पहले देखो, बिहेवियरिज्म। उसके बाद क्या लर्निंग हुई, क्योंकि क्लास में बैठे, अब आपका जो यहाँ पर बन रहा है, ये क्या बन रहा है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 5 आप बिहेवियर बना रहे हैं, बैठ पा रहे हैं, साथ में लिख पा रहे हैं, साथ में नए पॉइंट्स डाल रहे हैं, तो दैट इज योर बिहेवियर, अपने आप को चेक कर रहे हैं। देन देर इज लर्निंग, देन देर इज द रिएक्शन, और उसके बाद रिजल्ट है। और रिजल्ट कब है, 18 जून का एग्जाम देने के बाद। और डेट भी बहुत अच्छी डेट बन रही है, अगर ऐड कर रहे हैं न्यूमेरल नंबर्स में 18/6/24, सो दिस इज 24 ऑल दो। तो बस आप मान के चलिए कि इस बार क्यू लग जाएगा जी, क्वालिफाई हो जाएगा, डोंट वरी, ऑल द वेरी बेस्ट। सो बिहेवियर, लर्निंग, रिएक्शन एंड द रिजल्ट, और आपके लिए बहुत पॉजिटिव रिजल्ट रहेगा। जो भी बात आप यहाँ पर समझ रहे हैं, लिख रहे हैं, साथ साथ चीजें आ रही हैं, उसमें आप इन चीजों को नोट कर सकते हैं। देन
अरेंज द फॉलोइंग स्टेजेस ऑफ स्टाफिंग इन करेक्ट सीक्वेंस एंड द इंडिकेट द कोड ऑफ द करेक्ट सीक्वेंस। परफॉर्मेंस अप्रोजल पहले होगा, रिक्रूटमेंट होगा, ट्रांसफर होगा, सिलेक्शन होगा, इंडक्शन या ओरिएंटेशन होगा। अब यहाँ पर एक बात नोट करिए, यहाँ पर एक बात नोट करिए कि जो परफॉर्मेंस अप्रेजल है, रिक्रूटमेंट, ट्रांसफर, सिलेक्शन, इंडक्शन, ओरिएंटेशन, ये पांचों के पांचों वर्ड्स हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं। ये भी आपको देखने को मिलेंगे आगे वाली स्लाइड्स पे, जैसे मैंने जॉब डिस्क्रिप्शन, जॉब वैल्यूएशन, जॉब एनालिसिस के साथ है, जॉब स्पेसिफिकेशन है, कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो हमेशा ही एग्जाम में रहते हैं। HRP इज ऑल्सो देयर। तो आपने ऐसे रिवाइज करना कि ये आता है, ये आता है, ये आता है, बस ऐसे रिवीजन करना है। और मोस्ट ऑफ द पॉइंट मैंने यहाँ पर आपको दे दिए, लेकिन यहाँ पर पूछा जा रहा है हमारे पास कि स्टाफिंग कैसी है, कैसे हम चीज़ों को देख रहे हैं, कैसे स्टाफर्स को बता रहे हैं कि क्या चीज़ें चाहिए। तो सबसे पहले हमारे पास क्या होगा, रिक्रूटमेंट। इस की एक फॉर्म निकालेंगे, और यहाँ पर ये दोनों ऑप्शन तो गलत हैं, 1 और 4 तो आएगा नहीं ना जी। 1 परफॉर्मेंस अप्रेजल है, सिलेक्शन, क्योंकि रिक्रूटमेंट सबसे पहले होगी। यहाँ पर थोड़ा सा क्या है कि रिक्रूटमेंट में सभी आ सकते हैं, सिलेक्शन में क्या है कुछ लोग बाहर चले जा रहे हैं, फॉर्म तो सारी भरेंगे। उसी के साथ हमारे पास 4 वाला ऑप्शन है, देन वी हैव दी, सबको बुलाएंगे, इंडक्शन एंड दी ओरिएंटेशन वी हैव, देन कम्स टू दी परफॉर्मेंस अप्रेजल। अगर कुछ हो गया तो एज पर दी स्टाफर्स, एज पर दी स्टाफिंग, हम उनको रोटेशन पे या फिर वही डी जॉबिंग करके अलग जगह पे ट्रांसफ़र कर देंगे। ऑन जॉब या ड्यूरिंग द जॉब कोई ट्रेनिंग के लिए भेजना है तो वहाँ पर भेज सकते हैं। सो दिस इज मेन मैन पावर रिक्वायरमेंट्स हैं, रिक्रूटमेंट है, रिक्वायरमेंट सबसे पहले होगी, फिर सिलेक्शन होगी। ये मैंने आपके लिए ऐड ऑन किया है यहाँ पे कि मैन पावर रिक्वायरमेंट्स क्या है। सबसे पहले फाइल आएगी, फिर प्लेसमेंट, ओरिएंटेशन, ट्रेनिंग, डेवलपमेंट है, परफॉर्मेंस अप्रेजल है, कोई प्रमोशन है, करियर प्लानिंग है, कंपनसेशन है। एग्जाम में ज़रूरी नहीं है कि यही आएगा, ये वाला भी आ सकता है, इसीलिए एक्स्ट्रा ऐड ऑन किया गया। पढ़ाने को ये यहाँ तक भी खत्म किया जा सकता था, लेकिन ये सिर्फ आपके लिए जब भी आप इसको समझ रहे हैं। चलिए जी, 7th, विच वन ऑफ द फॉलोइंग, 6 क्वेश्चन ड्रॉप करने के बाद हमारे पास नॉट क्वेश्चन दोबारा आया है। एडवांटेज ऑफ एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट की, बाहर से। अब आजकल आप फिर कहेंगे कि अमन सर आप कह रहे हैं कि सर एक्सटर्नल इम्प्रूवमेंट हो, एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट हो रही है, सर नहीं हो रही, ले तो इंटरनल ही हो रही है। अगर सिफारिश होगी तो हो पाएगा, अगर ऐसा होगा तो हो पाएगा, लेकिन इंटरनल ही सब हमने ज़्यादा देखी है। तो डेफिनेटली मैं फिर वही पॉजिटिविटी वाइज आपको कहना चाहूँगा कि हमें सिर्फ स्किल्स के ऊपर काम करना है। जितना ज़्यादा हम स्किल्ड होंगे, डेफिनेटली एक दिन हम उस टर्न पे पहुंच जाएंगे। तो कभी भी मत ये सोचिएगा कि कोई सिफारिश लगाएगा, कोई बताएगा इस जगह पर पहुंचे हैं, या जो एज पर द रिसर्च स्कॉलर, एज पर दी स्टडीज़, एज पर दी जो एक्सपीरियंस है, जो अलग अलग मुकाम हासिल किए, क्योंकि यहाँ तक वो चीज़ें डिस्कस नहीं कर पाएंगे बच्चे हम क्लास में। तो वो सारे पॉइंट्स क्या हैं, वो किसी की सिफारिश से नहीं है। फिर सिफारिश वाली APJ अब्दुल कलाम जी कहते हैं कि अगर आपने कर दिया एक बार तो क्या कहेंगे, ये तो हिट एंड ट्रायल हो गया। लेकिन दोबारा, तीसरी बार, 4 बार आगे और बच्चों को क्वालिफाई कराना, तो वो है कि आपने उसमें महारत हासिल करी है, अब आपकी टर्न है इसमें। स्कोप फॉर रेजमेंट है, जेलसीज है, हर्ट बर्न आर अवॉइडेड। क्योंकि कौन सा एडवांटेज नहीं है, क्योंकि बाहर से, क्योंकि ये प्रॉब्लम क्या हो सकता है कि इसके कहने पे रख लिया, किसके कहने पे, आस्था के कहने पे रख लिया, ठीक है, जो हमारे पास प्रिंस था उसके कहने पे नहीं रखा कि यार इसका बंदा लगा दे, उसका बंदा। ऐसे लॉबीज बनी हुई हैं, ऐसा इकोसिस्टम है अलग अलग गवर्नमेंट और प्राइवेट डिपार्टमेंट्स में कि बस वही बंदे रखवाएगा। न्यू स्किल्स, न्यू टैलेंट अवेलेबल है। नॉट पूछा, नॉट कंप्लायंस विद रिजर्वेशन पॉलिसी बिकम्स इजी एंड गुड परफॉर्मेंस इज रिवॉर्ड। बट नॉट हमसे पूछा, वो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि इन सब चीज़ों को क्या कर सकते हैं, इसका कोई एडवांटेज नहीं है। रिजेंटमेंट, जेलसीज एंड ऑल इंटरनल में ये बातें हो सकती हैं, लेकिन एक्सटर्नल में ये बातें बिल्कुल नहीं होंगी और करनी भी नहीं चाहिए। तो दीज आर दी बेनिफिट्स। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज है, फैक्ट्री गेट रिक्वायरमेंट है, मीडिया है, कैंपस प्लेसमेंट है, लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, वॉक-इन्स हैं, ई रिक्रूटमेंट है, कंसल्टेंसी जो होती हैं उसमें जॉब पोर्टल्स हैं, कैजुअल कॉलर्स हैं, कॉल करके आया कि हमें जॉब चाहिए। तो ये मेथड्स भी आप मान के चलिए। अब आप कहेंगे सर ने कुछ लिखा नहीं है, ये फिर 24:24। ओके, तो यहाँ पर आप मान के चलिए कि ये भी आपके एग्जाम में ये रहेगा, इस बार पक्का रहेगा रिक्रूटमेंट वाला, क्योंकि रिक्रूटमेंट पे ही चला हुआ है। चलिए जी,
जॉब कंटेक्स्ट, जॉब रिलेटेड टेंजिबल्स, इंटेंजिबल वर्क एक्टिविटीज, परफॉर्मेंस, प्रोसीजर यूज्ड कौन सा है, वर्क शेड्यूल कौन सा है, वर्क स्टैंडर्ड्स हैं, सर्विसेज रेंडर्ड हैं, कौन कौन सा ऑप्शन देखिए इसमें रहेगा आपके लिए। जॉब कंटेक्स्ट क्या है, जॉब रिलेटेड टेंजिबल्स इंटेंजिबल्स हैं, वर्किंग एक्टिविटीज़ हैं, वर्किंग परफॉर्मेंस है, कौन सा पर वर्क शेड्यूल देखिए क्या एक्टिविटीज़ के साथ ऐड ऑन हो रहा है, क्या प्रोसीजर्स आ रहे हैं, या कोई वर्क परफॉर्मेंस आपके साथ वहां पर चल रहा है। सो व्हाट वी हैव इज ए के साथ हमारा क्या है, फर्स्ट ऑप्शन। मैंने कई बार आपको बताया कि कुछ ऑप्शंस, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ऑप्शंस। इसको देखिए जी, देयर आर 3 टाइप्स। अब 3 टाइप्स ऑफ ऑप्शंस क्या हैं, कई बार क्या होता है कुछ ऑप्शन जो होती हैं बिल्कुल आमने सामने होंगी। जैसे ये ए वाली ऑप्शन है बिल्कुल सामने, वहां से आपको आइडिया हो जाता है जब आप इसको अटेम्प्ट करते हैं। या फिर 2 ऑप्शन ऐसे होंगी, जैसे यहाँ पे 4 है, 3 है, 2 है, तो इसमें इजी रहता है हमें चेक करने के लिए कौन सा पॉइंट हमने डालना है। एक तो सामने वाला, दूसरा ये है, या फिर 2 ऑप्शंस क्या होंगी, सेम होंगी। मैच ऑफ द फॉलोइंग इस 3 पैटर्न्स में आते हैं, वो आपको क्या करना है, खुद ही चूज करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। ये भी फिर मैं आपके लिए वही कहना चाहूंगा, ये भी आपके एग्जाम में मोस्ट प्रोबेबली रहेगा। हो सकता है कोई केस स्टडी वाइज आपके पास क्वेश्चन आ जाए, जैसे पिछली बार जो लास्ट टाइम कंसेप्ट इज मून लाइट, इसको भी प्रैक्टिस कर लेना। विलियम आउची, थ्योरी जेड है, मैकग्रेगर है, फ्रेडरिक है, इब्राहिम मैस्लो है। अब ये भी कल मैंने आपको बिजनेस मैनेजमेंट में बताया था, लेकिन ये एचआरएम और ओबी का पार्ट है, तो इसमें हम सारे फैक्टर्स को देखेंगे। अब उसी प्रैक्टिस में देखिए जो मैं आपको प्रैक्टिस करवाना चाहता हूँ। देखो ए का 2 लिखा हुआ है, यहाँ पर भी ए का 2 है, क्या है जी, ए का 2 है, यहाँ पर भी ए का 2 है। देखिए जरा, A2 अब विलियम आउची की बात मैं वैसे आपको बता चुका हूं यहाँ पर कि हमारे पास क्या वो थ्योरी जेड की बात कर रहे हैं, क्या हाइजीन फैक्टर की नीड हायरार्की थ्योरी एक्स है, क्योंकि नीड हायरार्की थ्योरी अगर हम बात कर रहे हैं तो वो डी के साथ होना चाहिए। अगर हमें एक भी पॉइंट बेसिक से आता है, इसलिए मैं साइड व्यू ध्यान से इसको समझिएगा, तो डी का हमारे पास 2 होना चाहिए। अगर मैस्लो को हम नीड हायरार्की थ्योरी से बात करते हैं तो पहले ये दोनों ऑप्शन तो चले गए। चलो ये वाला ऑप्शन हमारे पास आ गया कि तीसरे और चौथे में हो सकता है। अब मैकग्रेगर का हमें पता है कि एक्स और वाई था, तो बी का 1 होना चाहिए। ये भी हमारे पास देखो कॉमन आ गया, जो मैंने आपको बताया था, यहाँ पर भी हमने उन्होंने अटका दिया हमें। अब यहाँ पर बताइए जी, टाइम किल हो रहा है दोनों में, क्योंकि 2 बार चेक करना पड़ गया। लेकिन जो विलियम आउची हैं और जो फ्रेडरिक हैं, अब आउची का हमें पता है जो ए का है वो 3 होना चाहिए, ठीक है, तो A3 यहाँ पर है और यहाँ पर 4 है। इसीलिए जो कॉमन है, मैंने फर्स्ट इसको अटेम्प्ट करने से पहले ही आपको विलियम आउची के बारे में बताया था कि वहां से हम इस ऑप्शन को जाके देख सकते हैं, क्योंकि इसको मैं अभी रब कर रहा हूँ, एक मैंने टाइम वेस्टेज का आपको बता दिया। और यहाँ पर हमारे पास क्या है, दोनों में 2 था, ये कैंसिल था, 3 वाली ऑप्शन से ही हम जा सकते थे। बट मैंने एक ऑपोजिट टर्म से भी आपको बताया, समझ गए कि यहाँ से कुछ वेस्ट हो रहा टाइम, यहाँ D2 से सी वाले ऑप्शन से। तो व्हाट वी हैव लेफ्ट विद इज A3 B1 C4 एंड D2। तो यहाँ से आप मैच ऑफ द फॉलोइंग को प्रैक्टिस करना सीख गए हैं। तो दिस इज थ्योरी जेड। तो दिस इज थ्योरी जेड, जिसको हम रिटेन करने की बात कहते हैं। लॉन्ग टर्म एम्प्लॉयमेंट है, कॉन्शियस बेस्ड डिसीजन मेकिंग, कोई अपने आप से नहीं डिसीजन लेना, कॉन्शियस वाइज देखना कि फ्यूचर में उसका बेनिफिट है। और वी कैन से सक्सेशन प्लानिंग वाइज, मैनेजमेंट वाइज ऑब्जेक्टिव्स, इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, होलिस्टिक कंसर्न है, मॉडरेट है, इनफॉर्मल और फॉर्मल मेजरमेंट्स भी देखना है, और स्लो एवेल्युएशन के साथ साथ प्रमोशन भी देखना। कई बार हम उसको एक ही दिन पे एवेल्युएट कर लेते हैं, 2 ही दिन पे। अब आपने देखा कि मार्केटिंग देख लिया, मैनेजमेंट देख लिया, अब आप इसको लॉन्ग टर्म में देखिए। और आपको क्या पता है, 18 को एग्जाम होगा, 19 को वीडियो जरूर बनाएंगे कि ये देखिए जी, ये बताया था और ये आपके सामने है। और ये इसीलिए बता रहे हैं कि आपका क्वालिफाई हो पाए। बहुत सारे बच्चों को पहले क्वालिफाई करवाने के बाद ही इस प्लेटफॉर्म से मैं आपको बता रहा हूँ कि बच्चों ने क्वालिफाई किया है, हजारों बच्चों ने, और अब आपकी बारी है। 10th, चूज द करेक्ट कोड फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट बीइंग करेक्ट और इनकरेक्ट। थाउजेंड्स ऑफ एम्प्लॉय डाई एवरी डे इन फैक्ट्री ड्यू टू एक्सीडेंट्स। टू मेक एक्सीडेंट्स फ्री प्लांट्स बनाने चाहिए, कॉस्ट डिक्रीज होगी। इनकरेक्ट करेक्ट का था, लेकिन इस तरीके से हो ही नहीं सकता ये वाला, पॉसिबल है ना एक्सीडेंट फ्री प्लांट, क्योंकि कैजुअलिटी कभी भी हो सकती है, जैसे कि हमने अलग अलग पॉइंट्स पे देखा। ऑल दो फायर एनओसी भी होता है, फायर
एक्सटिंग्विशर इंस्ट्रूमेंट्स भी होते हैं, लेकिन वहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसे जो नेग्लिजेंसी यूज़ किया जाता है जिस वजह से बहुत बड़ी घटनाएं होते हैं। जैसे कि लास्ट टू लास्ट डे राजकोट में आपने देखा, वो गेमिंग जोन के अंदर गड़बड़ हुआ। कहाँ गड़बड़ हुआ? वो वेल्डिंग कर रहे थे, उनसे छोटा सा ब्लास्ट हुआ, छोटा सा फायर हुआ, और उसमें वो बुझा तो रहे थे, लेकिन वो सभी जो लेबर थे सब भागे एकदम से कि क्या कर, उससे करते करते वो सभी को आग पकड़ ली। मोर देन 30 कैजुअलिटीज। सो फर्स्ट इज ड्यू टू एक्सीडेंट्स। नाउ क्लेम फ्रिंज बेनिफिट्स प्री रिक्वेस्ट, ये भी एक इंपॉर्टेंट वर्ड है जो हम क्रिस्प की बात कर रहे हैं। फ्रिंज बेनिफिट्स भी आपको केस स्टडी वाइज या फिर मैच ऑफ द फॉलोइंग वाइज, स्टेटमेंट वाइज तो आपको डाल ही दिया, यही कैटेगरी के अंदर क्वेश्चंस हैं। अब आप एक बात और सोचिए, कुछ क्वेश्चंस की कैटेगरी फिक्स्ड है कि ये आना ही मैच ऑफ द फॉलोइंग में, जैसे ये है, इनकी कैटेगरी फिक्स है कि मैच ऑफ द फॉलोइंग में थोड़ा सा अगर चेंज करना होगा लिखा होगा विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरी इज गिवन बाय दिस 1 2 3 4, जो पहले पैटर्न था। या फिर इनकी जो और थोड़ा क्वेश्चन गलत कराना हो, कैसे कि यार विलियम आउची की कोई लाइन डाल देते हैं, इसने ये बोली थी, जैसे हम कल ने अब्राहम मैस्लो वाला करा था, इफ यू आर हैमर। अब आप सभी चीज़ों को क्या समझेंगे? एवरीबॉडी इज नेल, जस्ट हैमर इट। क्लेम्स, फ्रिंज बेनिफिट्स, टेलीफोन, कैंटीन यूनिफॉर्म, कंपनी कार। अब क्लेम किस पे मिल रहा है बस वहां से देख लो, या फिर देखो 2 कॉमन है, 1 कॉमन है, 3 है। सो हमारे पास क्या है? कॉमन वाले से आ जाएगा, A2 है, क्लेम्स, टेलीफोन, इंटरनल अलाउंस, मेडिकल अलाउंस, क्लेम ले लिया हमने उसके ऊपर। बी का हमारे पास 3 है, फ्रिंज बेनिफिट, कैंटीन यूनिफॉर्म, एक्सीडेंट रिलीफ। एंड सी है 1, कंपनी कार क्लब, दैट इज द प्री रिक्वेस्ट पेड हॉलीडे। क्या होंगे? फर्निश्ड हाउस है या नहीं है? फ्रिंज बेनिफिट्स जी। एक्स्ट्रा बियॉन्ड सैलरी, लोकल कंपटीशन है, कंपनसेशन, हेल्थ इंश्योरेंस हो गए जी, साथ ही साथ टैक्स एडवांटेज हो गया, वेलनेस लाइफ बैलेंस होगा, वर्क लाइफ बैलेंस जो आजकल टॉक्सिक कल्चर होने की वजह से थोड़ा सा डैमेज्ड है। कंपनी रेगुलेशंस होगी, यहाँ पर टैक्सेबल भी है, वॉलंटरी ऑफर्ड भी है, और लीगल ऑफर भी आपको दिया गया। ये इसीलिए दिया गया जो मैंने आपको बताया, मेथोडोलॉजी ऑफ स्टडी, कि जब जाएंगे फ्रिंज मैंने अच्छा ये वाले हैं, क्लियर हो गए, याद हो गए, ये आपकी क्विक रिवीजन के लिए है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इनिशिएटिव इज नॉट, थर्ड क्वेश्चन ऑफ नॉट, शॉर्टेज ऑफ एम्प्लॉय को मैनेज करना है। कैसे करेंगे कि शॉर्टेज, इंसेंटिव्स देंगे कि रिटायरमेंट ना हो, जल्दी ना चले जाएं, रिड्यूस टर्नओवर है, एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग है, टेम्परेरी एम्प्लॉयज़ को लाएंगे, लेकिन वहाँ पर फिर कंपनसेशन और उसका इशू रहेगा। तो हमारे पास एक ही बात है कि ट्रेनिंग देंगे कि अगर कम है, यहाँ पर नॉट की बात पूछी गई है, बाकी सारी चीज़ें यस में पूछी गई हैं। ये हमारे पास है न्यू परमानेंट, देखो शॉर्ट टर्म है ना, टेम्परेरी एम्प्लॉय डाल दिया हमने यहाँ पे, इंसेंटिव्स ऑफ रिटायरमेंट। एक एक वर्ड जो, देखो कई वर्ड ऐसे हैं जो एग्जामिनर चेंज नहीं कर सकता, एज इट इज़ ही रहेंगे। देखो ये क्वेश्चन है, PYQ क्वेश्चन है, लेकिन आप देखिए सेम है, न्यू परमानेंट एम्प्लॉय, ऑफर इंसेंट, पोस्टपोन, रीहायर, रिटायरीज, पार्ट टाइम, रिड्यूस टर्नओवर। अब कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो टर्नओवर, रिड्यूस, ये कुछ चीज़ें सेम ही सेम लिखी होती हैं जो नोट्स की फॉर्म में है और जो रहेगा, अब यही आपने ध्यान में रखना है। ये मैं मैस्लो साहब की बात कर रहा था कि अगर हम अपने आप को हैमर समझ रहे हैं तो हमें सामने हर एक चीज नेल में ही नजर आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉट दी क्वालिटी ऑफ HRM, HRM का कौन सा पॉइंट नहीं है? बिहेवियर स्टिमुलाई कंसिस्टेंट है, पैसेज ऑफ टाइम है, हेट्रोजीनस की कोई बात चल रही है, या फिर कुछ क्वालिफाइड रिसोर्सेज को देखना आने वाले समय के लिए। तो दे डेप्रिशिएट डेफिनेटली, HRM के साथ कभी भी वो चीज़ें डेप्रिशिएट नहीं होंगी। आप देखिए कोई भी प्रॉब्लम आएगी, टॉप क्लास IAS IPS ऑफिसर्स को पॉइंट किया जाता है और वो उनके ऊपर मेहनत करेगी, उन्होंने खुद ही मेहनत कर क्वालिफाई किया, उसके बाद वो गवर्नमेंट में रहे और अपने टैलेंट को और फर्बिश किया। नेक्स्ट, ह्यूमन सोर्स HRP बेनिफिट्स, बस HRP बेनिफिट्स है, उसके बाद आगे चलिए नॉट वाला देख लीजिए, है नहीं है, बस HRP है, बेनिफिट्स है। और ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, अभी भी दोबारा अंडरलाइन कर लीजिए, लिख लीजिए, HRP जो है वो आपके लिए रहेगा एग्जाम में। HRP नॉन कंपल्शन टू सेस क्रिटिकली है, कोई डिमांड सप्लाई को बैलेंस करना है, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग हो रही है कि इतने लोग यहाँ कर रहे हैं या नहीं कर रहे, उसके साथ क्या आगे स्टाफिंग में डालना है, क्या रिक्रूटमेंट में डालना है, डुप्लीकेशन तो नहीं हो रही, अवॉइडेड तो नहीं हो रहा, या फ्यूचर रिटर्न्स और इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन रिसोर्स कि आज कर लिया है। जैसे हमने देखा कि IPL में बहुत सारे प्लेयर्स के ऊपर पैसा इन्वेस्ट किया गया, तो
अब मुंबई इंडियंस ने जोफ्रा आर्चर पे लगाया, 2 बार लगाया, लेकिन वो इंजरी की वजह से नहीं हो पाया। तो क्या पता नेक्स्ट 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर में कुछ रिटर्न करें, लेकिन अभी तक नहीं हो पाया। जैसे कि रेयान पराग जी के ऊपर राजस्थान रॉयल्स ने इन्वेस्टमेंट किया, तो वही ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग कि क्या आने वाले समय पे कुछ हेल्पफुल हो जाएगा, या फिर अभी क्या होगा जब आने वाले समय में दोबारा एक मेगा ऑक्शन होगा, उससे पहले रिटेन कर लिया जाएगा, दैट इज HRP, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। अब कोई बार गलत रिटेनिंग हो जाएगी, गलत रिलीज हो जाएगा, जैसे RCB से युजवेंद्र चहल जी को रिलीज कर दिया गया था और अब उनको लग रहा है यार बड़ी गड़बड़ हो गई, तो ऐसे। सो A and C बैलेंस बिटवीन द डिमांड एंड सप्लाई, क्या ऐसे लोग आ रहे हैं, और उसके साथ मिनिमाइज द फ्यूचर रिटर्न्स ऑन इन्वेस्टमेंट इन द ह्यूमन, सॉरी, डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट, इन चीज़ों को अवॉइड करना है। ये तो गड़बड़ हो गया ना, मिनिमाइज तो नहीं करना, अभी तो मैंने आपको एग्जांपल दिया, दैट इज A and C। सो दिस इज टैलेंट मैनेजमेंट, ये मैनेज किया उन्होंने कि इसको रखना है उसको नहीं रखना। ह्यूमन रिसोर्स स्कोर है, मिटिगेट रिस्क एंड अनसर्टेनिटीज़ है, कॉपिंग विद एक्सटर्नल चैलेंजेस हैं, स्ट्रेटजिक वर्क फोर्स प्लानिंग है, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट है, प्रमोट एम्प्लॉय रिटेंशन है, गेन कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है, कन्फर्मिटी टू रीजनल कॉम्प्लायंस है, और द ह्यूमन कैपिटल विद द बिजनेस गोल्स है। लास्ट क्वेश्चन जिससे आपको एग्जाम में आएगा ही आएगा, दीज आर 14 पॉइंट्स पे क्वेश्चन ना पूछे एग्जामिनर, कोई बात नहीं जी, इजी, इसके बिना भी एग्जाम अधूरा है। स्पेसिफिकेशन, इवैल्यूएशन, डिस्क्रिप्शन, एनालिसिस। अब हो सकता है जॉब एनालिसिस का कोई पार्ट हो जिसमें ड्यूटीज़ हैं, मटेरियल है, वर्किंग कंडीशन है, जॉब टाइटल की बात पूछी जा रही है, क्या है वो, डिस्क्रिप्शन है, स्पेसिफिकेशन है। अभी एवेल्यूएट तो शायद अब हम इसमें कर नहीं रहे, तो हमारे पास क्या चीज़ों को डिस्क्राइब किया जा रहा है, क्या क्या पॉइंट्स आपको साथ में रखने हैं। जॉब डिस्क्रिप्शन, क्या टाइटल है, कहाँ पे होगी, क्या आपको करना है, क्या कंडीशंस होंगी, सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी, क्या मशीन यूज़ करेंगे। और ये जॉब करने के लिए, अब जॉब करने के लिए या क्वालिफाई होने के लिए, तो ये क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस हो, ये सारी चीज़ें चाहिए। ये जॉब जब हम कर रहे हैं, जब वहाँ पे जा रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें हमें बता रहे हैं कि आप ये मैनेजर होंगे। लेकिन यहाँ पर जॉब स्पेसिफिकेशन मीन्स कि अगर आप बैचलर्स हैं, B.Arch हैं, M.Tech हैं, तो आप क्वालिफाइड हैं, अदरवाइज आउट हैं जॉब के लिए, बाकी जब जॉब कर रहे हैं। और ये हमारा होमवर्क आपके पास पहले आ गया, तो प्लानिंग वैल्यूएशन प्रोसेस आपके लिए एक्स्ट्रा दिया गया है, कम्युनिकेशन रोल आउट है, डॉल होमवर्क जी। और आज हमने क्या किया, 15 वर्ड्स से ज़्यादा डिफाइन किए जी, लिख लिए होंगे, 15 से ज़्यादा होंगे आपकी कॉपी पे। 15 तो बस नॉर्मल आपको बताया कि चलो ज़्यादा होंगे तो आप माइंड नहीं करेंगे, कम नहीं होंगे कभी क्लास में। 15 वर्ड्स हैं, और उसी के साथ आपने जो जो पॉइंट्स आपने लर्न किए हैं उसको आपने कमेंट में बताना है। किसको, जो आपने लर्न किए हैं या फिर आपके वीक पॉइंट्स थे उसको आपने ख़त्म कर दिया है। जो न्यू लर्निंग्स हैं वो भी बता सकते हैं होमवर्क से पहले कि हाँ सर ये सीख गए हैं और ये हमने रिमूव कर दिया है। और उसके बाद जो वीक पार्ट्स हैं हमारे, वीक पार्ट के बाद जो हमारे पास बच गया है कि सर ये ख़त्म कर रहे हैं हम इसको, वो भी बता देना। या फिर एक और मैंने लास्ट टाइम आपसे रिक्वेस्ट की थी, कोई भी ऐसा टॉपिक HRM करते करते आपके ध्यान में आ जाए कि क्या सर ये करवा सकते हैं, बिल्कुल करवा सकते हैं, तो वो भी करवा देंगे। और इसका आंसर ज़रूर आप मेंशन करिएगा। और ये 50-50 है जी, जो थ्योरी ऑफ वेजेस है 50-50 है, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक एज वेल, बट 50-50 है। थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन अगर डाल लेंगे, यहाँ हो सकता है कि वेज वाइज थोड़ा सा इशू है, तो इसका कोई पैराग्राफ भी डाल सकते हैं आपको, जिसको हम केस स्टडी कहते हैं। और आपके एग्ज़ाम में जो केस स्टडी है वो मोस्टली इंटरनेशनल बिजनेस, मार्केटिंग, बिजनेस मैनेजमेंट, HRM, ये मेन पॉइंट रहते हैं। अगर जैसे कमर्स आ जाएगा तो उसमें इनकम टैक्स को लेके और रीसेंट टेक्नोलॉजीज को लेके भी डाल सकते हैं। HRM मार्केटिंग का तो कॉमन ही है, और ये भी आपके एग्जाम में कंसेप्ट रहेंगे, इसीलिए कुछ कुछ क्रिस्प पॉइंट्स को अपन कवर कर रहे हैं। सो यहाँ तक हम सेशन को वाइंड अप कर रहे हैं। इसका आंसर प्लीज़ मेंशन करिएगा, क्योंकि मैं आपके कमेंट बहुत अच्छे से रीड करता हूँ, कौन कौन से बच्चों ने क्या क्या आंसर दिया है, उसी के हिसाब से इन टॉपिक्स को मोल्ड किया जाता है और उस तरीके से क्वेश्चंस को चूज़ किया था कि बच्चों के लिए क्या एप्लीकेबल रहा और क्या दोबारा से उनको याद करवाना है। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का जुड़ने के लिए, और आशा करता हूँ कि सारे पॉइंट आपको समझ आ गए होंगे, और जिन बातों के बारे में मैंने यहाँ डिस्कस किया है
उसके ऊपर आप पूरा अमल करेंगे और कमेंट भी ज़रूर करेंगे, क्योंकि यही हमारे लिए मोटिवेशन है। और आपसे मिल तो नहीं पाएंगे आपके कमेंट के ज़रिए, आपको वेल विशेस ज़रूर भेजेंगे कि हाँ ये बच्चे ने इसको अटेम्प्ट किया है। और जो भी कार्य आपको परमपिता परमात्मा की तरफ से दिया गया है, ऑलमाइटी ने दिया है, उसको अच्छे से करिए, अपने माता पिता की केयर कीजिए और ब्लेसिंग लेके अपना एग्ज़ाम क्वालिफाई करिए। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। डू पॉजिटिव स्टडी। टेक केयर।